नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। इस टैरिफ को अमेरिका में ही चुनौती दी गई थी और अमेरिका की एक अपील अदालत ने ट्रंप की तरफ से लगाए जा रहे इस टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया है। अमेरिकी अदालत का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कानून का इस्तेमाल करके यह टैरिफ लगाया है वो कानून उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता ही नहीं है। अमेरिकी अदालत ने कहा है कि ट्रंप के पास हर तरह के इंपोर्ट पर ऐसा भारी भरकम टैरिफ लगाने की कोई अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्तियां हैं ही नहीं। ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी तो बताया अदालत ने, लेकिन इस पर रोक पूरे तरीके से अभी नहीं लगाई है। 45 दिन का वक्त दिया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है वो फेडरल अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में वहां के जा सके, इस पर अपील कर सके। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भी जो कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका के लोगों को और अमेरिकी अदालत को भी रास नहीं आ रहा है? भारत के पास क्या विकल्प हैं इससे बचने के लिए और भारत अब क्या कर रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, अर्थशास्त्री शरद कोली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद विशाल, और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। शरद जी, जो बात मैंने कही कि अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी है डोनाल्ड ट्रंप का यह टैरिफ, आप हर तरह के इंपोर्ट पर टैरिफ नहीं लगा सकते, यह कोई राष्ट्रीय इमरजेंसी का समय नहीं है जिसे आप बताकर टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ 45 दिन का समय भी उनको दे दिया कि आप चले जाइए, ऊपरी अदालत में जाकर अपील कर लीजिए। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां की अदालत ने बताया है कि साहब, आप एक लोकतंत्र में चुने हुए राष्ट्रपति हैं, आपको भी संविधान के मुताबिक चलना है, अनलिमिटेड पावर नहीं है आपके पास, आप डिक्टेटर नहीं है। जी हाँ विशाल, बिल्कुल। आपको याद होगा जब उन्होंने शुरू में टैरिफ लगाए थे तब भी एक ट्रेड कोर्ट ने उनके खिलाफ रूलिंग दी थी, जिसके खिलाफ ट्रंप साहब उसके हायर कोर्ट गए थे। उन्होंने उस रूलिंग को वेकेट करा लिया था, यानी कि वो ओवर रूल हो गई थी। अब फिर से एक कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगाई है। IEEPA वहां पर करके एक कानून है, उन्होंने कहा है कि इस कानून का हवाला लेके आप टैरिफ नहीं लगा सकते। और मैं तो शुरू से ही विशाल स्टैंड पे बना हुआ था कि सेनेट की पावर, सेनेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, कोर्ट से अप्रूवल चाहिए होता है, प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है इस काम के लिए। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ट्रंप साहब को अकेले ये करने की पावर नहीं है। वो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के माध्यम से किसको कर रहे हैं, एक ऑर्डर आपने देखा होगा बड़ा सा, वो साइन करते हैं और टैरिफ लगा देते हैं। तो अब रूलिंग तो उनके खिलाफ आई है, पर अभी उस पर रोक नहीं लगी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 45 दिन का टाइम दिया गया है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में, वहां जाके अपील करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेडरल कोर्ट शायद इसको रिवर्स कर दे। अगर रिवर्स हो जाता है तो दुनिया भर की समस्या और भारत की समस्या, जो भारत के ऊपर 50% आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो समस्या आप कह रहे हैं कि समाधान हो जाएगा। आपको लग रहा है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की फेडरल कोर्ट हो सकता है कि इसी फैसले को कायम रखे और कहे कि आप ये टैरिफ नहीं लगा सकते, आपका टैरिफ गैर कानूनी है, ये कह सकती है। देखिए, मुझे इसमें थोड़ा सा अंदेशा ये है, हालांकि कोर्ट तो अपने फेयरनेस के लिए जानी जाती है, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, पर थोड़ा सा अंदेशा ये है कि ट्रंप साहब ने इस समय अमेरिकी की सारी प्रणाली को, उन्होंने अभी देखा कि जो फेडरल गवर्नर है लीजा कुक, एक ब्लैक गवर्नर थी वहां पर, उनको उन्होंने निकाल दिया। तो वो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सब संस्थानों पर अपना कब्जा करने का या अपना हुक्म चलाने का, एक तरह से जैसे डिक्टेटरशिप होती है, ऑटोक्रेसी कहते हैं जिसको। तो अगर उन्होंने जज के ऊपर भी कोई दबाव डाला या फेडरल कोर्ट के जज के ऊपर डाला तब तो बात अलग है, पर अगर कोर्ट अगर कानून के हिसाब से निर्णय लेगा तो मेरे हिसाब से टैरिफ 14 अक्टूबर के बाद कैंसिल हो जाएगा, ये विड्रॉ हो जाएगा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं क्यों अमेरिका में इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि ये टैरिफ आप देखें अगर विशाल समझ के, तो टैरिफ आपने देश से आने वाले सामान पर तो लगाया, पर असल में आपने अपनी जनता पे लगा दिया है। बिल्कुल, क्योंकि इसका भुगतान कौन करेगा? भुगतान तो वो कंपनियों का सामान जब वहां जाएगा और वो सामान महंगा हो गया, अल्टीमेटली उसकी प्राइस जनता को देनी पड़ेगी। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप साहब ने पहले ही ये निर्णय ठीक नहीं लिया है। अमेरिका में 1 सितंबर के बाद विशाल आप देखेंगे, मैंने एक कैलकुलेशन करी है कि सब देशों से सामान आना 1 सितंबर को शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वहां सामान आना शुरू हो जाएगा वो सामान आपको महंगा होता दिखेगा। जैसे ही महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अमेरिका में हाहाकार मचेगी, अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब ने इस किसी बात का ध्यान रखा। देखिए, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक डेवलपर है, उनको प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम आता है या गोल्फ खेलना आता है। अब उनको राष्ट्रपति के पद पे तो बैठ गए हैं, वो हर चीज को वो ट्रेड के माध्यम से देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। और आप विरोध इसका देख रहे हैं, पहले लॉस एंजलिस में विरोध हुआ,
कल आपको न्यूयॉर्क में विरोध होते दिखा, वॉशिंगटन में विरोध होते देखा, आपको अलग अलग जगह अब ये विरोध सड़कों पे आ जाएंगे लोग। 1 सितंबर के बाद गारंटीड वहां पर महंगाई बढ़नी तय है, क्योंकि महंगा सामान। और दूसरा इसका रास्ता विशाल ही है, या तो फैक्ट्रियां लग जाएं, जो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि रातों रात अमेरिका में फैक्ट्रियां लग जाएं और सारा सामान वहां बनना शुरू हो जाए। वो ये भूल गए इस बात को। अमेरिका में मेरी एक आर्थिक सर्वे मैंने किया था, उसमें विशाल ने निकल के आया कि 1 एकड़ लैंड अगर आपको अमेरिका में लेनी है तो उसको 2 करोड़ रुपए की आती है ऑन एन एवरेज। $40 प्रति घंटा आपका स्किल्ड वर्कर की कॉस्ट है। ये जो आईफोन आप इस्तेमाल करते हैं, लोग करते हैं, जो यहाँ पर $1200 के आसपास का मिलता है, अगर ये अमेरिका में बनाया जाए तो 3 से $3500 का पड़ता है। तो कैसे ट्रम्प साहब सोच रहे हैं कि वहां पर फैक्ट्रियां आ जाएंगी जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पर इतनी महंगी है? मुझे लग रहा है वो ऐसी चीज वहां पर लाना चाह रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती, जो अब संभव नहीं है। अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था, उस जमाने को बहुत पीछे छोड़ आया है। ट्रम्प साहब उस जमाने को वापस लाना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है विशाल। एक और कमाल की बात हुई और भारत की जीडीपी के आंकड़ों ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा जवाब दिया। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और उसका दोस्त रशिया दोनों अपनी डेड इकोनॉमी को मिलकर और नीचे ले जा सकते हैं साथ में। जिसे डेड इकोनॉमी कहा था, कल जो रिजल्ट आया 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का पहले क्वार्टर का, वो ये है कि जीडीपी 7.8% से ग्रो कर रही है भारत की। जिसे डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में है। यह है जवाब भारत का। बिल्कुल विशाल। और भारत की अर्थव्यवस्था के जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हम लोग अर्थशास्त्र में लेते हैं, जिसमें पीएमआई होता है, जिसमें फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े होते हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होती है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होती है, पर्सनल कंजम्पशन होती है, प्राइवेट कंजम्पशन होती है, इस सबको आप मिला ले तो सभी ये इशारा कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज। देखिए, ट्रम्प साहब की बातों को मुझे लगता नहीं कि हमें सीरियसली लेना चाहिए। ट्रम्प साहब तो किसी भी चीज पे कमेंट कर देते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में, कि उन्होंने पीछे कमेंट किया कि मुझे टेलर स्विफ्ट सुंदर नहीं है। अब आप बताइए कि एक राष्ट्रपति होते हुए कोई व्यक्ति ऐसे किसी रॉक स्टार के बारे में कमेंट करे, और अभी 2 दिन पहले कहा कि वो तो टेरिफिक है। तो उनके कमेंट्स जो हैं बहुत कई दफे ऐसा लगता है कि लॉजिक को डिफाई करते हुए आते हैं, और जो भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो भी डिप्लोमेसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो डिप्लोमैट्स या राष्ट्र अध्यक्ष जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, आपने नोट किया होगा उनकी भाषा शैली भी बड़ी अजीब सी होती है। और एक और बात है विशाल, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं, दूसरे दिन सुबह कुछ और हो जाते हैं, अपनी बात पर टिकते भी नहीं है। इसलिए मुझे नजर आ रहा है, अब तो खैर 14 अक्टूबर डेट आ गई, पर अगर एक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तो 14 से पहले ही उन्होंने इसको वापस भी ले लेना था। ये मुझे पूरा, पर अब क्योंकि आप कोर्ट कह का रहे ऐसा हैं आ कि गया ये तो टैरिफ वापस हो जाएगा, आपको यकीन है पूरा? बिल्कुल वापस होगा, क्योंकि ये मैं आपका कारण बताता हूँ। देखिए, अमेरिका की आवाज ये नहीं है, ये व्हाइट हाउस की आवाज है। व्हाइट हाउस में उनके कुछ जो नजदीक के लोग हैं, एक पीटर नवारो हैं, आप देखे होंगे, भारत को उन्होंने लॉन्ड्रोमैट कह दिया। लॉन्ड्रोमैट कह दिया, मैं इनको पीटर नकारो कहता हूं, क्योंकि भारत के खिलाफ वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं मोदी का युद्ध है, यूक्रेन का युद्ध, जबकि कोई लेना देना नहीं है। ये तो ऐसा, वो ऊपर हवाई जहाज जा रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कल उन्होंने भारत को ऑयल लॉन्ड्रोमैट कह दिया। लॉन्ड्रोमैट का होता है जो रशिया जहां से पैसा कमा रहा है, जहां से मनी लॉन्डर कर रहा है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के कमेंट वो दे रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति व्हाइट हाउस में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज को रेजोनेट कर रहे हैं। अमेरिका का जो आम आदमी है और भारत के जो भारतीय मूल के लोग हैं, पीआईए जिनको कहते हैं, और जो वहां पर गोरे भी हैं, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी गाज उन्हीं के ऊपर गिरने वाली है, ये महंगाई उन्हीं के गले पड़ने वाली है। अमेरिका में पहले ही विशाल, मैं आपको बताऊं, नौकरियां है नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपना ग्रोसरी का बिल भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जो रोजमर्रा का सामान ग्रोसरी खरीदते हैं वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अमेरिका में हालत इस समय खराब है, और ये टैरिफ लगने से तो बद से बदतर हालात हो जाएंगे। पता नहीं ट्रम्प साहब ने इस बात को क्यों नहीं सोचा है, क्या सोच के वो अमेरिका को रिसेशन में ले जाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका का जो डॉलर है, जिसकी दादागिरी वो दिखाते हैं, डॉलर की दादागिरी दुनिया भर में है। भारतीय रुपए को अगर छोड़ दें, भारतीय रुपए के खिलाफ तो 88 पहुंच गया कल ऑल टाइम हाई पे, पर अगर आप जापानीज येन ले लें, यूरो ले लें, स्विस फ्रैंक ले लें और ब्रिटिश पाउंड ले लें, इन 4 मुख्य करेंसियों के खिलाफ डॉलर बहुत बुरी तरह से गिर चुका है जब से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। सोना जो बढ़ रहा है इसी कारण से बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब को अर्थशास्त्र पूरी तरह से, या तो कोई सलाह उनको ठीक नहीं दे रहा है, या वो क्या करना चाहते हैं। फिलहाल अब ये अच्छी खबर आई है 14 अक्टूबर तक की जो मियाद तय की गई है, पर इससे मैं इसको एक थोड़ा नुकसान देखता हूं। इसलिए नुकसान देखता हूं कि हो सकता है, मुझे लग रहा था वो 14 अक्टूबर से पहले इसको वापस ले लेंगे, पर अब क्योंकि कोर्ट ने ये डेट डाल दी है तो इसलिए वो 14 अक्टूबर तक फेडरल कोर्ट के निर्णय का इंतजार जरूर करेंगे, वरना उससे पहले ही वापस हो जाता। तो मुझे लगता है ये जल्दी वापस होने की राह में एक रोड़ा सा आ गया है। अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली एक फर्म है जेफरीज, जिसका नाम बिल्कुल आपने सुना होगा, हम सारे दर्शकों ने भी सुना है।
उन्होंने कहा है कि क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का क्रेडिट नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को, इसी बात की नाराजगी में ये सारा टेरिफ टेरिफ चल रहा है। आप मानते हैं कि इसी में सच्चाई है? बहुत सारे कारण हैं विशाल। और ये भी मैं आपको बताऊं, वो लोग गोल पोस्ट भी चेंज करते हैं। पहले तो यही था कि 30-35 बार वो ये कह चुके कि साहब मैंने रुकवाया, और भारत की तरफ से कोई रेटिफिकेशन इस पर नहीं आया। एक तो ये कारण है। दूसरा, वो मानते हैं कि रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, डिफेंस का सामान खरीदते हैं, तो यूक्रेन में जो मौतें हो रही हैं उसके लिए भारत जिम्मेवार है, जबकि जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में। भारत जहां से मर्जी तेल खरीदे, जहां से हमें सस्ता 2 पैसे मिलेगा, हम वहां से खरीदेंगे। फिर एक नया बयान निकल के आया। नया बयान ये निकल गया कि भारत ने जो बातचीत हो, जो उनके स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जो वित्त मंत्री वहां के हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने ना 5 राउंड की बातचीत करी, देर बहुत लगा दी। भारत ने बात सबसे पहले शुरू करी टैरिफ डील के बारे में, और देर बहुत। अरे भाई, देर तो हम लगाएंगे, आप हमारे कृषि और डेयरी पर आप यहाँ पर फ्री एंट्री चाहते हैं, हम कैसे यहाँ पर फ्री एंट्री दे सकते हैं? भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि आधारित इकोनॉमी है। 60 से 70% लोग यहाँ कृषि पर आधारित है। हम कैसे आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यहाँ पर इजाजत दे सकते हैं? हम आपके नॉन वेजिटेरियन मिल्क को यहाँ बेचने की कैसे इजाजत दे सकते हैं? हम आप चारा बेचना चाहते हैं हमारी गाय भैंसों को, वो नॉन वेज चारा है, हम उसको कैसे इजाजत दे सकते हैं? तो आपने देर बहुत लगा दी। हमें 5 राउंड लगे उनको इस बात को समझाने के। अगर उनको समझ में नहीं आ रही है 5 राउंड में भी, तो ये इसको देरी नहीं कहेंगे। ये तो ऐसे ही है, मैं आपको कहूं विशाल, आप अपना शो ना 2 मिनट में खत्म कर दीजिए, आप 20 मिनट में क्यों लगा रहे हैं? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई। तो ये एक नया उन्होंने उदाहरण दिया। तो रोज रोज नए नए कारण निकल के आ रहे हैं। पहले सीज फायर का था, उनको नोबेल प्राइज, उनको ये भी लग रहा है भारत ने उनका नोबेल प्राइज में समर्थन नहीं किया है। कभी उनको सीज फायर का लगता है, कभी उनको ये लगता है कि हमने देरी कर दी, कभी उनको लगता है कि मैं रशिया ऑयल की वजह से। आखिर में देखा, और राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था कुछ दिन पहले, मैं उसके सहमत हूं। देखिए, एक अंग्रेजी में शब्द होता है हार्ट बर्न, ईर्ष्या जिसको कहते हैं। भारत की तरक्की से, भारत की इतनी तेज रफ्तार से कुछ देशों को, कुछ पश्चिमी ताकतों को ईर्ष्या भी है। उनके हार्ट बर्न होता है कि 145 करोड़ की आबादी वाला स्नेक चार्मर्स का देश, ये माना जाता था कि भारत में तो खाली सपेरे होते हैं, वो किसी जमाने में उनके दिमाग में वही इंप्रेशन है। ये इतनी बड़ा तरक्की कैसे कर सकता है, हमसे आगे निकलने की कैसे सोच सकता है, इतनी तेजी से इसकी जीडीपी बढ़ रही है। तो बहुत सारी पश्चिमी ताकतों के अंदर ना उनका दिल जलता है भारत की तरक्की देख के। तो कुल मिला के ये सारे कारण मिला ले, थोड़ा 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 सारे ही कारण मिला के विशाल बनता है। आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र किया, आज उनका एक और बयान आया। उन्होंने कहा है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट होते हैं सिर्फ हमारे देश के इंटरेस्ट। और इन्हीं परमानेंट इंटरेस्ट को लेकर अब भारत, ऐसा लग रहा है कि चीन और जापान की तरफ चल पड़ा है, नए नए साथी ढूंढ रहा है, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है, दुनिया के और कई देशों की तरफ देख रहा है जहां पर अपना ट्रेड बढ़ाएं और ये अमेरिकी टैरिफ से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करें। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि चीन पर किस हद तक आप कर सकते हैं भरोसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा विशाल आपने। चाइना पे हम उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं। चाइना उस प्रकार का नेशन नहीं है। वो एक्सपेंशनिज्म जिसको कहते हैं, अपने 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 साम्राज्य को विस्तार करने में वो विश्वास रखता है, समय समय पर शरारत भी करता रहता है। पर फिलहाल के लिए तो जो पुरानी एक नारा होता था, हिंदी चीनी भाई भाई, कुछ कुछ अब वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ महीनों से हमारे उनकी यात्रा डायरेक्ट शुरू हो गई है, कैलाश मानसरोवर भी उन्होंने खोल दिया है, और आपस में व्यापार की भी बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी 7 साल बाद एससीओ समिट में आज रात को वहां पर पहुंच रहे हैं, आज बल्कि पहुंच रहे हैं। कल सुबह एससीओ समिट शुरू हो जाएगा। शी जिनपिंग से 1-on-1 बातचीत हुई है। हमारे यहाँ से अजीत डोभाल साहब पहले गए, उनके यहाँ के वांग यी भी यहाँ पर आए। तो चीन से ये ट्रंप साहब ने एक कहावत होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ट्रंप साहब ने अपनी हरकतों से RIC, इसको हम कहते हैं रशिया, इंडिया, चाइना, इनको इकट्ठा कर दिया है। और ब्रिक्स नेशन को भी, और आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले ब्रिक्स कमजोर होने लगा था, अपना अस्तित्व भी खोने लगा था, एकदम से ब्रिक्स अब फिर से ताकतवर हो गया। ये सब ट्रंप साहब इसके लिए जिम्मेवार है। और अगर कल को ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाती है, जो कि ऐसे हालात में बातचीत की जा सकती है कि अब ट्रंप साहब की धमकियां बहुत हो गई, रोज एक नई धमकी आती है, कोई ना कोई वो धमकी देते थे। तो ब्रिक्स करेंसी का भी मुझे लगता है जिक्र आना चाहिए। डॉलर की दादागिरी खत्म होनी चाहिए, ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए जो कि वैश्विक स्तर पर स्वीकार हो। ब्रिक्स की आप टोटल देखें, दुनिया की आधी आबादी कवर कर लेगा, दुनिया की आधी जीडीपी कवर कर लेगा। अगर भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बाकी जो और देश हैं जो ब्रिक्स में, अगर वो सब एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे लगता है अगर भारत, चाइना और रशिया का भी जो मीटिंग होने जा रही है एससीओ में, तो जितने देर ये मीटिंग चलेगी ना विशाल, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको नींद नहीं आएगी। उनको लगेगा ये क्या हो गया मेरे हाथ से। तो भारत एक उनका नेचुरल अलाई था। भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, इतने साल से भारत उनका मित्र है। उन्होंने अच्छे भले दोस्त को दुश्मन बनाने की कोशिश करी है, पर भारत की समझदारी देखिए कि भारत ने उसके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया।
भारत ने वो हरकत नहीं करी, उस स्तर तक नहीं गया जिस स्तर तक अमेरिका ने या व्हाइट हाउस ने, मैं कहूंगा, हरकत करी है। मैं अमेरिका नहीं बोलता हूं क्योंकि ये व्हाइट हाउस है, अमेरिका की आवाज कुछ और है। तो भारत ने उस स्तर तक नहीं गिरा, भारत ने फिर भी बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं। आज भी अगर अमेरिका आके बातचीत करता है तो मुझे लगता है भारतीय प्रशासन आज भी बात करने को तैयार है, और ये बातचीत होगी। ये इस तरीके से गुजारा चलेगा नहीं। 60 लाख इंडियंस हैं विशाल अमेरिका में। आप मानेंगे नहीं, अगर अमेरिका में से भारतीयों को निकाल दिया जाए, पीआईओस को, अमेरिका ठप हो जाएगा। वहां का जितना टेक्नोलॉजी है, जितना मेडिकल सेक्टर है, सब इंडियन संभालते हैं। अमेरिका की सेकंड लेडी स्वयं इंडियन है, उषा जी जो है, जो जेडी वैंस साहब की पत्नी है, वो इंडियन है। कितने सारे और इंडियन है, तुलसी गबार्ड है इंडियन, कितने सारे इंडियन है। तो भला इंडियन से वो इस प्रकार का एटीट्यूड रख के भला कैसे कितने दिन तक गुजारा कर लेंगे? तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब को जितनी जल्दी ये बात समझ में आएगी उतना ही अच्छा है। अंततः इसका मुझे इसमें 1% भी डाउट नहीं है, ये टैरिफ वापस होगा ही होगा। ये इस तरीके से नहीं चल सकता। पीटर नवारो की बात करना जरूरी है आपका, आपने भी उनका जिक्र किया था, जो कहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर एक्चुअली मोदी वॉर है और रशिया के लिए आप एक लॉन्ड्रोमैट का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करें कि ये नाराजगी की वजह एक्चुअली है क्या? आप इस जंग को रोक नहीं पा रहे हैं, या आपकी फ्रस्ट्रेशन है, या आपको लग रहा है कि मुझे यहां पर कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने में? व्लादिमीर पुतिन को तो मैं अपना दोस्त बताता था, वो भी मेरे कहने पर जंग नहीं रोक रहे हैं। तो इन सब का खामियाजा क्या भारत को भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि आज से पहले रशिया यूक्रेन वॉर को सीधे सीधे भारत से लिंक किसी ने कभी नहीं किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल ही रिमोट कनेक्शन है। जैसा मैंने कहा, ऊपर हवाई जहाज जा रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इन दो बातों का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। जबरदस्ती उनकी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने जब वो राष्ट्रपति बनने लगे थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। आपको याद होगा, ये बयान पूरे ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और वो छोड़िए, ये युद्ध और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज परिस्थिति ये है कि युद्ध और घमासान हो चुका है, ना कि रुका है। बल्कि यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिए, और मुझे तो ये डर है कि अगर ये युद्ध कुछ दिन और चलता रहा तो ये न्यूक्लियर रूप भी ले लेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। और रशिया पहले ही यूरोप के नेशंस को, नेटो को बार बार धमकी दे रहा है कि हमें आप हमारी पेशेंस मत टेस्ट करिए। तो ट्रम्प साहब की फ्रस्ट्रेशन है, उनको लग रहा है कि मेरी जो बात ना माने, बुली होते हैं ना, जैसे बुली होते हैं कि मेरी अगर तुमने नहीं मानी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सिर्फ वो है, उनको लग रहा है कि जहां से भी रशिया, और चाइना तो हमसे ज्यादा वहां पर ऑयल लेता है रशिया से, तो आप भारत के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ऑयल लेता है। ये सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनको लगता है कि भारत इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश की तरह दब जाएगा। उन्होंने सोचा था, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह का क्या हुआ, जब उन्होंने टैरिफ की धमकी दी तो वो तो हाथ जोड़ के आ गए। सर लीजिए ना, जो आपको करना है करिए, अपना सामान फ्री भेजिए, हमारे सामान पे टैरिफ लगा लीजिए, हमसे रिश्ते मत तोड़िए। उनको लगा कि भारत भी ऐसा ही है। वो ये भूल गए कि भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है, और भारत ये पहले वाला भारत नहीं है जो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, लाइए सर, सर बोलते थे। सर का मतलब होता है विशाल, स्लेव आई रिमेन। ये अब सर वाला भारत नहीं है। ये भारत बदल चुका है। इस भारत को अपनी सॉवरेनिटी पे, अपनी संप्रभुता पे पूरा पूरा पॉजेसिव होने का अधिकार है। भारत जहां से चाहेगा ट्रेड करेगा, जिससे चाहेगा ट्रेड करेगा, जब चाहेगा ट्रेड करेगा। और पहली बार जिंदगी में विशाल, मुझे अर्थशास्त्र में 35 साल हो गए हैं, पहली बार मैंने देखा कि ट्रेड इस तरीके से किया जाता है जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है। यहां पर गन रख के, ये सामान ले लो वरना, ये इतनी डेट तक ले लो वरना, ये इस तरीके से कर लो वरना। ये कोई ट्रेड की भाषा नहीं होती है। ट्रेड इस तरीके से नहीं होता है। ट्रेड जो है एक नेचुरल इवोल्यूशन होता है। दो देश हैं, आपको कोई चीज सस्ती मिलती है, कहीं से आप ले लेते हैं, दूसरा देश कुछ और चीज सस्ती बनाता है, आप ले लेते हैं। आपके यहाँ मौसम कुछ और है, आप ले लेते हैं, दूसरे के यहाँ मौसम कुछ और है। इस तरीके से थोड़ा ना ट्रेड होता है। आप जबरदस्ती ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड को दशक लग जाते हैं। ये जो सरप्लस और डेफिसिट जिसके लिए ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं, ये किसी ने जानबूझ के नहीं बनाया। हमारे यहाँ कुछ सामान अच्छा बनता था, आपके यहाँ कुछ सामान अच्छा बनता था, आपको कुछ जरूरत थी, हमें कुछ जरूरत थी। डिमांड सप्लाई इसको डिसाइड करती है। ये ट्रम्प साहब का नया ट्रेड इकोनॉमिक्स है कि आप जबरदस्ती गन ऑन दी हेड रख के ट्रेड करना चाहते हैं। इस तरीके से ट्रेड हो ही नहीं सकता है। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक चीज कही कि दिवाली पर बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, और अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बाद भारत में कंजम्पशन बढ़े आगे, हमारी इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो हो, इसके लिए ये फैसला लिया जा रहा है कि जीएसटी के अब तक जो 4 स्लैब थे उन्हें घटाकर हम 2 स्लैब पर ले आएंगे, और दिवाली तक ये फैसला हो सकता है कि या तो इसका ऐलान हो जाए या फिर ये लागू हो जाए। कैसे आप देखते हैं जीएसटी के अगर 2 स्लैब हो जाते हैं, आम भारतीय का कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा?
देखिए, अभी जो स्लैब्स हैं विशाल, शायद एफएम न्यूज के सब दर्शकों को स्लैब नहीं मालूम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होते। एक स्लैब होता है जीरो, ये भी एक स्लैब है। हाँ। उसके बाद एक 1.5% होता है, ये होता है डायमंड्स पे। उसके बाद 3% होता है, ये होता है ज्वेलरी पे। उसके बाद 5, 12, 18, 28 और एक सेस लग के होता है। ये इतने स्लैब होते हैं। अब इसमें से अगर 28% और 12% हट जाता है तो ज्यादातर मेरे हिसाब से 90% आइटम सस्ते हो जाएंगे। केवल जो आइटम 5% में है वो उतने के उतने रहेंगे और एक 40% का नया स्लैब बना दिया जाएगा, ऐसा मानना है। पर इसमें अभी ये हुआ नहीं है, हमें ये देखना है। कुछ राज्यों ने पहले ही, जो विपक्ष के राज्य हैं, उन्होंने पहले इस पे ऐतराज जताना शुरू किया है कि 2 लाख करोड़ का फर्क पड़ जाएगा, हमारे पास और कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये चैलेंज आएगा। पर मुझे यकीन है, क्योंकि ज्यादातर वित्त मंत्री यही चाहते हैं कि स्लैब कम होने चाहिए और इससे कंजम्पशन बढ़ेगी। लाइच मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक एयर कंडीशनर ले लीजिए आप, उस पर 28% लगता है, 35,000 रुपए का एयर कंडीशनर आता है। अगर घट जाते हैं तो ये 31,000 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो आप जिन लोगों की पहुंच के बाहर था, कई बार 2-4 हजार रुपए की वजह से आप चीज नहीं खरीद पाते हैं, आपके बजट से बाहर हो जाती है, तो ये नेचुरली कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। पर इसमें एक चैलेंज और आएगा विशाल, बहुत जरूरी। एक जीएसटी में पहले क्लॉज हुआ करता था एंटी प्रॉफिटेरिंग का। एंटी प्रॉफिटेरिंग का मतलब होता है जब डीलर अपना प्रॉफिट कमाता है तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स ये शरारत कर सकते हैं कि जो जीएसटी की वजह से जो दाम घटेगा उसको वो अपने प्रॉफिट में, अपनी जेब में डालने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो मुझे लग रहा है सरकार को उस एंटी प्रॉफिटेरिंग को वापस लाना पड़ेगा, एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी फिर से बनानी पड़ेगी, जिससे कि इन शिकायतों को एड्रेस किया जा सके, वरना इसका फायदा पूरा ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका के टैरिफ वॉर से लेकर भारत की तैयारी तक पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।